IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कई बार तमाम यात्राएं करने के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि एक पैटर्न उभर रहा है। एक चीज बार बार आपको देखने को मिल रही है। जैसे तमिलनाडु में यात्रा करते हुए आपको हर गांव के बाहर एक रथ और बड़ी बड़ी मूंछों वाले एक पुरुष की मूर्ति दिखाई देती है। यह हर गांव का अपना ग्राम देवता है और उसके लिए गांव में रथ रखा जाता है, जो साल में एक बार निकलता है। ऐसे ही दक्षिण और पूर्वी भारत में और थोड़ा बहुत मध्य भारत में अपनी यात्रा के दौरान आपको एक वनस्पति या पेड़ दिखाई देता है। यह है बरगद। वैसे तो बरगद का पेड़ पूरे हिंदुस्तान में ही मिल जाता है, लेकिन दक्षिण में इसका जितना प्रसार है और जितनी इफरात में यह मिलता है, उतना अब उत्तर भारत में नहीं मिलता। एकड़ों में फैला विशाल बरगद मैंने सबसे पहले कोलकाता के बोटेनिकल गार्डन में देखा था। पूरा पेड़ 4.5 एकड़ में विराजमान था और अभी भी फैल रहा था। अगर आप ड्रोन से फोटो खींचें तो इसका पूरा विस्तार करीब आधे किलोमीटर में आता है, यानी मुंबई की किसी भी आम रेजिडेंशियल सोसाइटी के बराबर। और हां, इसकी ऊंचाई भी दिल्ली के इंडिया गेट जितनी थी। मैंने जब इसे पहली बार देखा तो लगा कि बस अब बरगद के नाम पर देखने को कुछ नहीं बचा। लेकिन मैं गलत था। आंध्र में तिरुपति से नेल्लोर के बीच तिरुमाला हिल्स से उतरने के बाद कई किलोमीटर तक आपको बरगद का जंगल दिखाई देता है। सड़क इन बरगद के पेड़ों के बीच से काफी समय तक गुजरती रहती है। अब देखने वाले को यह नहीं पता चलता कि यह एक बरगद है या बरगद के कई अलग अलग पेड़ हैं। अब यह बात तो कोई बॉटेनिस्ट या वनस्पति शास्त्री ही बता सकता है। इसी बरगद वन से गुजरते समय मुझे अचानक लगा कि अच्छा होगा मैं ये ध्यान रखूं कि मैं कहां कहां पर बरगद देख रहा हूं। और फिर शुरू हुआ बेनियन टूरिज्म, यानी बरगद पर्यटन। अब मैं जहां भी जाता तो लोगों से पूछ लेता कि आसपास कोई बड़ा यानी नामी बरगद तो नहीं है। इसी सिलसिले में मुझे नेल्लोर में पता लगा कि चेन्नई में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मैदान में एक विशाल बरगद है। तो मैं फौरन चेन्नई रवाना हो गया। वहां मौजूद बरगद के पेड़ की उम्र करीब 450 साल है। इसी के नीचे एनी बेसेंट और जे कृष्णमूर्ति ने कभी अपने प्रवचन दिए थे। मैं बरगद के पेड़ के नीचे टहलने लगा और मुझे लगा कि इसकी शाखाओं में उनके शब्द अभी भी कहीं गूंज रहे हैं। कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को ढूंढने लगें तो वो चीज भी फिर आपको ढूंढने लगती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। थियोसॉफिकल सोसाइटी में ही लोगों से बात करते हुए मैंने कहा, अडियार का ये बरगद तो देश में सबसे पुराना होगा? जवाब मिला, नहीं, सबसे पुराना बरगद तो महबूब नगर तेलंगाना में है। अब मेरे कदम महबूब नगर की ओर थे। महबूब नगर का यह बरगद 800 साल पुराना है। इसकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पहले लोगों को पेड़ की शाखाओं के बीच घूमने की इजाजत थी, लेकिन अब नहीं है। इसका कारण है पेड़ बहुत बूढ़ा और बीमार हो गया है। उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उम्र तो आखिर उम्र ही होती है। पार्क के वार्डन ने उस जमाने में मुझसे कहा था, सर, द ट्री हैज बीन क्वारंटाइन्ड,
यानी पेड़ को क्वारंटाइन कर दिया गया है। कोरोना महामारी के दौरान मुझे वो बात याद आई और लगा कि बूढ़ा बरगद वाकई काफी बीमार होगा। उस बरगद के संरक्षक ने मुझे बताया कि मुझे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में कदरी जाना चाहिए, क्योंकि वहां भारत का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है। मैं उसे बहस करने लगा कि सबसे बड़ा बरगद तो कोलकाता में है। उसने मुझे समझाया कि वो बात पुरानी हो गई है। अब गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसी पेड़ का नाम है जिसे तिम्मम्मा मारीमानू कहा जाता है। उसने ये भी बताया कि अभी इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, इसलिए भीड़ भी बहुत नहीं आती। अब कदरी जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, सो मैं कदरी पहुंचा। वाकई इतना विशाल बरगद मैंने कभी नहीं देखा था। इसकी छतरी 19,000 वर्ग मीटर से ज्यादा है, यानी करीब करीब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के मैदान के बराबर। इस बरगद के अंदर एक पूरा संसार था। एक छोटा सा मंदिर, बड़ी शाखाओं के पीछे बैठे कई जोड़े और यूं ही घूमते हुए कुछ परिवार। मंदिर के करीब मुझे एक बूढ़ा बैठा दिखाई दिया। मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर देखा कुछ लोग उसके सामने पैसे रखकर जा रहे हैं, लेकिन वो न तो उन्हें उठा रहा है और न ही किसी से पैसे मांग रहा है। पैसे देने वाले उसका सर झुकाकर अभिवादन भी कर रहे थे और वो हाथ जोड़कर जवाब दे रहा था। भीख मांगने का यह अंदाज बड़ा अनोखा था। मेरे तेलुगु जानने वाले साथी ने उससे बात की तो पता चला वो एक किसान था, लेकिन उसकी उम्र 84 साल हो गई थी और अब वो खेत पर नहीं जा सकता था। इसलिए उसके बेटों ने उसे घर से निकाल दिया था। इसलिए वो हर दिन यहां मंदिर के सामने बैठ जाता और कुछ लोग जो यहाँ रोज आते थे और उसे पहचान गए थे, वो उसे कुछ पैसे दे जाते थे। इससे उसके भोजन का पैसा निकल जाता था। रात वो मंदिर में ही बिताता था। उसकी आपबीती सुनकर समझ आया कि क्यों उसमें आम भिखारियों जैसी दीनता नहीं थी। वो कभी एक खुददार किसान रहा था और आज भी उसका ज़मीर गवारा नहीं करता था कि वो हाथ उठाकर किसी से भीख मांगे। कदरी से लौटते हुए लगा कि कौन कहता है बरगद के नीचे कुछ नहीं पनपता। उसके नीचे ज्ञानियों के प्रवचन पनपते हैं, आस्था पनपती है, प्रेम पनपता है, दोस्तियां पनपती हैं, पर्यावरण की समझ पनपती है और पनपती है वो इंसानियत जो परिवार द्वारा दुत्कार दिए गए एक बूढ़े को हताशा के अंधेरे में भी जीने की आस बंधाती है। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से फिर नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. Would like to thank the sponsors on the network this week, Cred, Ciet, and Global Victoria. Thank you so much for making this possible. On Cyrus Says, Cyrus is joined by the hilarious and extremely charming illusionist and therapist Suhani Shah. They talk about different aspects of magic like sleight of hand, mind reading, mentalism, and more. The Habit Coach completed 500 episodes, 500, and Ashton has a special message for us on the occasion. Do check that out. We had Lekini Desai, founder of the India Ethnic Company, talk to Varun Digarala about their story and the Hutke marketing idea that made them popular. On Naan Curry, South of Arunachal celebrated World Chocolate Day. They took us through the origins, history, economics of chocolate, and shared their memories. On Tere Mere Raste, Keshav Chaturvedi shares an interesting story from Leh. Check out an updated version of the Traveling Professor's Diary. It's now rechristened as Smarter with Sid. Same old brain filled with new stories and insights. This time, listening to know why you should keep things simple. And finally, check out Global Victoria Tech Talks. This one is in partnership with Global Victoria, the trade arm of the Government of Victoria and Australia. The edtech and gaming industries are booming in Victoria, Australia, and this series is meant to showcase that. And with that, I hope to see you again next week. Working Monday to Friday glued to your chair making you feel dull? Worry not. Get your 5-minute weekly dose of travel around the world with Postcards from Nowhere. Join me every Thursday as I explore the strange, obscure, and fascinating parts of the world and bring out facets of travel you may not have thought of before. You can find us on the IVM Podcast app, website, or wherever you get your podcast from.